हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे एशियंट हिस्ट्री में हमारा चल रहा था उत्तर वैदिक काल, जिसमें हमने सभा और समिति कंप्लीट कर ली थी। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा कि राज्य की आय क्या थी। उत्तर वैदिक काल में राज्य की आय क्या थी। उत्तर वैदिक काल में राज्य की आय, देखो राज्य की आय हम सबको पता है कि जो ऋग्वेद हमारा था उसमें हमें एक वर्ड यूज होता था बलि। बलि शब्द किस लिए यूज किया जाता था? टैक्स के रूप में यूज किया जाता था, जिसको हम बोलते हैं कर। ठीक है, ये वर्ड हमें कहाँ पे मिलता था? ऋग्वेद काल में मिलता था। ऋग्वेद में हमें कौन सा शब्द मिलता था? बलि। ऋग्वेद में हमें बलि या कर के रूप में कौन सा शब्द का वर्णन मिलता था? बलि शब्द का वर्णन मिलता था। बट जो हमारा उत्तर वैदिक काल है, इसमें जो आपका राज्य होता था इसके द्वारा निश्चित करों का प्रावधान का प्रमाण मिलता है। यहाँ हमें क्या मिलता है? निश्चित कर लिया जाता था, उसका प्रावधान हमें देखने को मिलता है कि क्या मिलता है कि उत्तर वैदिक काल में निश्चित करों का प्रावधान था। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया कि राजकोष के अधिकारियों को, जो इसके रत्नीन होते थे, राजकोष के अधिकारियों को क्या बोला जाता था? किनको? राजकोष के अधिकारी को। हम लास्ट लेक्चर में करके आए थे रत्नीन। रत्नीन में हमने देखा था कि जो राजकोष का अधिकारी होता है उनको क्या बोला जाता है? संग्रहीता। क्या बोला जाता था? संग्रहीता। और जो कर एकत्रित करते थे, यानी कि टैक्स को इकट्ठा करते थे, और टैक्स लेने वाले अधिकारी, इनको हम क्या बोलते थे? टैक्स लेने वाले अधिकारी को रत्नीन। कौन सा रत्नीन होता था? बाघ दूध। भाग दूध। ये कौन लेता था? जो कर इकट्ठा करता था, यानी कि टैक्स को इकट्ठा करता था, वो कौन होता था? बाघ दूध होता था। और ये जो टैक्स था, टैक्स सामान्यत किन से लिया जाता था? सामान्यत एक कैटेगरी थी हमारी, कौन सी? वैश्य। वैश्य से ये सामान्यत लिया जाता था। ठीक है, और इनको जो ये टैक्स देते थे वैश्य, इनके लिए ब्राह्मण जो हमारा साहित्य है, कौन सा? ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में एक वर्ड यूज किया गया जिसको हम बोलते हैं बलिकृत। इसके लिए बलिकृत शब्द का प्रयोग किया गया। आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऋग्वेद में हमें कर के रूप में बलि शब्द का वर्णन मिलता है, और फिर जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड है इसमें राज्य द्वारा एक निश्चित अमाउंट, यानी कि टैक्स के रूप में लेने के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। और राजकोष के अधिकारी को हम संग्रहीता कहते थे, जो कर इकट्ठा करते थे। उन अधिकारियों को हम क्या कहते थे? बागदूत कहते थे। और नॉर्मली जो ये टैक्स लिया जाता था, ये किससे लिया जाता था? जो हमारी बनिया कैटेगरी थी, यानी कि जो वैश्य थे, उनसे लिया जाता था। और ब्राह्मण साहित्य में इनको कौन सा टैक्स बोला गया था? बलिकृत बोला गया। क्या बोला गया? बलिकृत बोला गया। और राजकर जो था हमारा, यानी कि जिसको हम राज्य का कर बोल देते हैं या राज्य का टैक्स बोल देते हैं, राजकर, ये स्पेशली उनका मतलब क्या हो गया? ऊन का मतलब ही क्या हो गया? ऊन जो वस्त्र बनाने के लिए होते थे, कंबल बनाने के लिए होते थे, व्यापारिक रूप वस्तु के रूप में होते थे, और कर और भेंट के रूप में राजा को दी जाती थी ये। तो राजकर ऊन तथा पशुओं के माध्यम से कर वसूला जाता था। ऊन समझ गए ना? ये राजा को भी भेंट की जाती थी। स्पेशली किसकी ऊन? भेड़ की ऊन। स्पेशली भेड़ की ऊन। ठीक है, और आय का, इसी के अंदर हम देखते हैं आय का
1/6 हिस्सा, 1/6 भाग राज्य को कर के रूप में मिलता था। कितना हिस्सा? 1/6। इस चीज को याद रखना, कितना हिस्सा? 1/6 टैक्स के रूप में कर दिया जाता था। और जो हमारे लोग होते थे, प्रजा होती थी, राजा को करों के अलावा विशेष अवसरों पर गिफ्ट भी देती थी, भेंट करती थी कुछ ना कुछ, और लूट, युद्ध के लूट में हिस्सा भी राजकोष में जाता था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप लिख लो कि लूट का हिस्सा भी, लूट का कुछ हिस्सा राजकोष में जाता था। जैसे फिर इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड था, या जिसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, इस काल में राज्य की संरचना हो चुकी थी और बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्यों की भी स्थापना हो गई। इस काल में राज्य को 7 महत्वपूर्ण अंगों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। इस समय में उत्तर वैदिक काल में हमें क्या देखने को मिलता है? 7 महत्वपूर्ण अंग देखने को मिलते हैं। लेटर वैदिक पीरियड में या उत्तर वैदिक काल कह दो, इस टाइम पे हमें 7 महत्वपूर्ण अंग देखने को मिलते हैं। 7 महत्वपूर्ण अंग, ये 7 महत्वपूर्ण अंग जिनको हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को तो बोलते हैं सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत। और इन सिद्धांतों के बारे में हम आगे जाके अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, उसमें आप विस्तार से पढ़ते हैं। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में विस्तारित किया गया है। अगर हम बात करें कि ये 7 महत्वपूर्ण अंग कौन से थे, ये 7 अंग थे कौन से? अगर हम बात करें 7 अंगों की कि ये 7 अंग कौन से थे, तो सबसे पहला कौन सा था? आपका स्वामी, जिसको हम क्या बोलते हैं? राजा। क्या बोलते हैं? राजा। दूसरे कौन थे? अमात्य, यानी कि जो हमारे मंत्री होते थे, अधिकारी होते थे। अमात्य, मंत्री, अधिकारी। ठीक है, और कौन होते थे? जैसे हमारे होते थे जनपद। थर्ड नंबर पे किसको करेंगे हम? जनपद। जनपद क्या होता था? राज्य की भूमि और जनता। फिर जैसे आपका दुर्ग, दुर्ग, किला, और सुरक्षा व्यवस्था। जैसे फिर आ जाए कोष, धन, राजकोष। ये क्या थे? ये 7 महत्वपूर्ण अंग थे। फिर जैसे आपका आ जाए दंड, सेना और दंड शक्ति। फिर जैसे आपका आ जाए मित्र, सहयोगी राज्य, और मित्र राज्य। ठीक है, ये क्या थे? ये हमारे 7 महत्वपूर्ण अंग थे। इनको हम क्या बोलते हैं? सप्तांग सिद्धांत भी इनको हम बोलते हैं। और जो ये होते थे सप्तांग सिद्धांत, इनका वर्णन बाद में जाके हमें किस में देखने को मिलता है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र में हमें ये देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। ये 7 अंग कौन कौन से थे? जैसे नंबर 1 स्वामी, यानी कि राजा, अमात्य, मंत्री, अधिकारी, जनपद, राज्य की भूमि या जनता, दुर्ग, किला या सुरक्षा व्यवस्था, कोष, धन, राजकोष, दंड, सेना और दंड शक्ति, मित्र, सहयोगी राज्य और मित्र राज्य। ये क्या थे? ये थे हमारे राज्य की आय के स्रोत। अगर अब हम बात करें कि भाई अगर हम इनकी राजनीति पे बात करें, अगर हम इनकी राजनीति के ऊपर बात करें, तो हम देखते हैं
अब हम अगर उत्तर वैदिक काल की राजनीति पे बात करें, किस पे बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल की राजनीति पे, तो हम राजनीति में क्या देखते हैं, जो हमारा ऋग्वेद काल है इसमें जन का प्रयोग जनता या कबीले के लिए किया जाता था। देखो ऋग्वेद में आपके दो वर्ड मिलते हैं, एक वर्ड मिलता है जन। जन का प्रयोग या तो जनता के लिए होता था या जन का प्रयोग कबीले के लिए होता था। किस में होता था, हमारे ऋग्वेद में होता था। किस में होता था, ऋग्वेद में होता था। लेकिन जो आपका लेटर वैदिक पीरियड है, हमारा उत्तर वैदिक काल है, इसमें वर्ड आया कौन सा, जनपद। जनपद, जनपद वर्ड हमें किस में देखने को मिला, उत्तर वैदिक काल में देखने को मिला। कौन सा वर्ड, जनपद। जो ये जनपद है इसका मीनिंग ही क्या था, क्या तात्पर्य था इससे, वह स्थान या उस स्थान से जहां पर कबीला बस गया था, वो उस कबीले, जो कबीला बसा उसको क्या बोला गया, जनपद बोला गया। तो हम क्या कह देंगे, जनपद का मीनिंग ही क्या है, जनपद का अर्थ क्या था, इससे तात्पर्य था उस स्थान से जहां कबीले बस गए थे, उस स्थान को क्या बोला गया, आपका जनपद बोला गया। और उत्तर वैदिक काल के साहित्य में हमें एक शब्द का और वर्णन देखने को मिलता है, क्या, राष्ट्र शब्द का वर्णन। जो ये राष्ट्र शब्द है, इस शब्द का भी प्रयोग होने लगा था, पर इस शब्द को अभी तक उस अर्थ में परिभाषित नहीं किया गया था जिससे एक निश्चित क्षेत्र का घोषक हो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कौरव, जिनको हम कुरु बोलते हैं, कुरु का उदय हो गया भाई उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में और किसका हो गया था, कुरु का। कुरु यानी कि जो कौन थे, आपके कौरव। इनका उदय कब हुआ, इनका उदय हुआ आपके उत्तर वैदिक काल में। इनका उदय हुआ कब, उदय हुआ इनका उत्तर वैदिक काल में हुआ। जो ये कुरु थे, कबीले का उदय हो गया भाई उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के दो बड़े कबीले, कौन कौन से कबीलों से मिलकर आपका कुरु वंश, कुरु कबीला बना था, ये बने थे आपके दो बड़े कबीले थे। कौन कौन से, एक तो था भरत और एक था पुरु। इनसे मिलकर कौन सा बना, कुरु। कौन सा बना, कुरु कबीला। ठीक है, कौन सा बना, कुरु कबीला। तो हम क्या कह देंगे कि जो कुरु थे, कुरु कबीले का उदय वैदिक काल के दो बड़े कबीले भरत और पुरु के संयुक्त होने पर हुआ था। और जो इनका अधिकार क्षेत्र था, अधिकार क्षेत्र वो कौन सा था, इनका अधिकार क्षेत्र था जो हमारा गंगा यमुना का दोआब था। गंगा यमुना दोआब का ऊपरी भाग कौन सा था, ऊपरी भूभाग, ये इनका पार्ट था भाई जहां इनका कब्जा था। और इसी प्रकार पंचाल कबीला उन लोगों को कहा गया जिनका अधिकतर प्रभाव दोआब के मध्य भूभाग पर था और पंचाल देश के नाम से भी वो जाना जाता था। जैसे पंचाली थी, पंचाली किसको बोला गया था, जो आपकी द्रौपदी थी। ठीक है, पंचाल नहीं भाई, पंचाल, पंचाल किसको कहा गया था, एक सेकंड रुको भाई। पंचाल, पंचाल के शकुनी तो नहीं था पंचाल से, एक सेकंड रुको मुझे याद करने दो। ठीक है भाई, द्रौपदी के लिए ही पंचाली बोला जाता था। ठीक है, फिर क्या आया हमारा, हमारा कौन सा आया भाई, पंचाल। फिर एक कबीला था कौन सा, पंचाल। पंचाल कबीला कहाँ था, गंगा यमुना दोआब के मिड में था। ठीक है, ये कहाँ था, जो दोआब था हमारा, दोआब का
मध्य भाग, ये किनका था? पंचालों का था। किनका था ये? मध्य भाग पंचालों का था। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे? इसको बोलते थे हम पंचाल देश। ठीक है, पंचाली वर्ड किसके लिए यूज होता था? द्रौपदी के लिए, राजा द्रौपद। ठीक है, उनके दो बेटे थे, एक बेटा और एक बेटी थी द्रौपदी। द्रौपदी के लिए यूज किया जाता था पंचाल। ये जो दोनों हमने अभी एग्जाम्पल देखे हैं कि आपका जो कुरु था या जो पंचाल था, अब कबीले की पहचान क्षेत्रीय पहचान के रूप में हो गई थी। और इनके लिए ये भी कहा जाता है कि कुरु और पंचाल कबीलों का एक दूसरे में विलय हो जाने के कारण उनका जो अधिकार गंगा यमुना दोआब के ऊपरी और मध्य भूभाग पर हो गया था। ठीक है, देखो ये हमारा भारत था। इतना ही लेके चलो। ये था हमारा गंगा यमुना दोआब, ये था। यहाँ तो कौन थे? इतना बड़ा तो नहीं था, छोटा ही था। यहाँ बैठे थे आपके कुरु और यहाँ थे आपके पंचाल। इन दोनों का विलय हो गया। ठीक है, इन दोनों का विलय हो गया। तो जब इनका विलय हो गया तो ये काफ़ी बड़ा एरिया बन गया। तो जो ये विलय हुआ, इस विलय को अब क्या बोला गया? जन। ठीक है, जन। और छठी शताब्दी, जब आपकी छठी शताब्दी आई, छठी शताब्दी तक ये क्या बन गया? महाजनपद। ठीक है, मेरा को सिर्फ इतना ही समझाना था आपको कि कैसे जन कबीलों से जन बने, जन से जनपद बने। ठीक है, बाद में जब इनका हुआ तो ऐसे क्या बन गए? जन। और जन से जो क्षेत्र परिवर्तन हुआ छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, इन जनपदों को हम क्या बोलते थे? महाजनपद। और जनपद के गठन में इनकी सहायता की। ठीक है, अगर हम बात करें कबीलों के मुखिया और योद्धा कौन होते थे, अगर हम इनके मुखिया और योद्धा की बात करें तो जब कबीले किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित हो गए तो उस क्षेत्र के रूप में जाने जाने लगे। कैसे? कि भाई इस कबीले का मुखिया ये है और इनका पद ये है और इनकी कार्यशैली में भी ये परिवर्तन हुए हैं। यानी कि जो आपका राजा या मुखिया होता था, कौन? राजा, या आप इसको मुखिया कह दो, राजा या मुखिया। अब क्या हो गया था? अब सिर्फ पशुओं की लूट में सम्मिलित नहीं होता था, बल्कि वो उस क्षेत्र का रक्षक बन गया था। ठीक है, अब यहाँ पे राजा और मुखिया हो गया था, जो कौन होता था? कबीले का प्रमुख होता था। कबीले का प्रमुख हो गया। अब ये क्या करता था? भाई ये मुखिया बन गया। अब है ना, ये पशुओं की लूट नहीं करता था, लूट तो करता ही था, ये तो इसका पहले ही काम था, बल्कि अब ये क्या बन गया था? ये इस कबीले का रक्षक भी बन गया था। क्या बन गया था? कबीले का रक्षक बन गया था। और जिसमें उस कबीले के लोग रहते थे वहाँ का रक्षक था। राजन्य वर्ड, कौन सा वर्ड? राजन्य। राजन्य वर्ड किस लिए यूज होता था? जो राजन्य है, राजन्य जो ऋग वेद काल से अभिजात्य समझा जाता था। कौन समझा जाता था? अभिजात्य। उसको अब किस क्षेत्र में कन्वर्ट कर दिया? क्षेत्रीय वर्ग में बदला गया। उत्तर वैदिक काल में जो पहले आपके ऋग्वेद काल में राजन्य अभिजात्य होता था, अब वो क्षेत्रीय वर्ग में बदल गया था। और क्षेत्रीय वर्ग में बदला तो इसके लिए एक मीनिंग यूज किया गया। क्या? क्षत्रिय। क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता था? जो राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। ठीक है, इसको यहीं पे कर लो। क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द हो गया क्या? कि राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। ये वर्डिंग मैं क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि आजकल इन वर्डिंग्स पे क्वेश्चंस आने लगे, इसलिए ये वर्डिंग मैं लेके आ रही हूँ। ठीक है, जैसे भाई राजन्य क्यों बोला गया। ठीक है, अब हमने देखा कि जो क्षत्रिय शब्द है, इसका साहित्यिक अर्थ क्या है? राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। जो क्षत्रिय वर्ग है, क्षत्रिय वर्ग का मुख्य कार्य क्या था? अपने कबीले के लोगों तथा उस क्षेत्र की रक्षा करना जिसमें वो बस गए थे। तो क्षत्रिय का क्या था भाई? इसका मुख्य कार्य क्या था? जिस कबीले में ये बस गया था ना, उन लोगों की रक्षा करना।
और जो हमारे विष या जो हमारे जनता थी, विष थी, उनको क्षत्रियों को एक बार कर देना होता था। इन क्षत्रियों का कार्य क्या था? कबीले की रक्षा करना, और इनका कार्य क्या था? और इनका कार्य था जो वैश्य थे, विष थे, या वैश्य कह दो या विष कह दो, जो विष थे इनसे कर लेना। इसको मैं ढंग से लिख दूं। इनका कार्य था विष, विष तो नहीं करते, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। विष को, क्षत्रियों को एक बार कर देना पड़ता था। किनको देना पड़ता था? वैश्य को देना पड़ता था, यानी कि विष को देना पड़ता था, और जिसके बदले में क्षत्रिय जनता की रक्षा करते थे। और विष धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग के क्या बन गए भाई? सहायक बन गए। भूमि कर कह दो या बलि कह दो, ठीक है, बलि भी कर के रूप में लिया जाता था, भूमि कर भी। भूमि कर तथा बलि अब इच्छा अनुसार, यानी कि उनकी जो विशिंग पावर है या विलिंग पावर है, इसके देने पर उपहार नहीं थे, बल्कि अब नियमित कर व नजराना देने वाली प्रथाओं का उदय हो गया था। इसमें हम क्या कह सकते हैं? इसमें हम ये कह सकते हैं कि अब जो भूमि कर तथा बलि थी, कौन कौन सा? भूमि कर और बलि, अब इच्छा अनुसार देने वाला, इच्छानुसार देने वाला उपहार नहीं था, अब ये चीजें क्या बन गई थी? अब ये चीजें नियमित कर व नजराना थे, ठीक है। अब इन्होंने किसका रूप ले लिया था? नियमित कर और नजराना देने वाली प्रथाओं का उदय हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में। अगर हम बात करें कबीलाई सभाओं की, तो क्षत्रिय और जो हमारे योद्धा वर्ग की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया, और जो ये परिवर्तन आने का कारण था, ये क्या था? गण या कबीलाई सभाओं के चरित्र में भी परिवर्तन आया। इस वजह से समिति की अपेक्षा सभाएं इस समय अधिक शक्तिशाली हो गई थी। तो हम क्या कह सकते हैं कि समिति की अपेक्षा सभाएं अधिक शक्तिशाली हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि सभा अब राष्ट्र सभा बन चुकी थी, यानी कि जिसमें आपके रत्निन आ गए थे। तो ऑब्वियस बात है कि सभा क्या हो गई थी? अब सभा अधिक शक्तिशाली हो गई थी, और सभा राजा को उसके कर्तव्य निर्वाह में सहायता करती थी। राजा या मुखिया का पद जन्म पर आधारित नहीं था, परंतु राजा का चुनाव केवल क्षत्रिय वर्ग के मध्य में ही होता था। राजा का चुनाव कैसा होता था? राजा का चुनाव, राजा कौन बनता था? सिर्फ क्षत्रिय वर्ग ही राजा बनता था, ठीक है। इन्हीं के मध्य चुनाव होता था, पर अभी तक राजा का पद अनुवांशिक नहीं था, ठीक है, जन्म पर आधारित नहीं था। बाद में हुआ था जन्म पर आधारित, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। फिर देखो, जो राजा की वैधता होती थी, अगर हम राजा की वैधता पे बात करें, तो पैतृक उत्तराधिकारी के स्पष्ट सिद्धांतों के अभाव में राजा के लिए राज तिलक के समय होने वाले अनुष्ठानों का महत्व और भी बढ़ गया था। जो आपके राजसु यज्ञ थे, अश्वमेघ यज्ञ थे, इन्होंने काफ़ी मतलब अपना रूप काफ़ी बड़ा कर लिया था। ब्राह्मणवाद धीरे धीरे काफ़ी पनप रहा था। जो ये अनुष्ठानों का महत्व इस चीज़ में बढ़ रहा था राज तिलक में, इसी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि वह अपने प्रभुत्व के लिए आम लोगों की सहमति प्राप्त करता था। राजा बनने के लिए क्या करना पड़ता था? अपने प्रभुत्व के लिए, राजा अपने प्रभुत्व के लिए आम जनता की या आम लोगों की, आम जनता की कह दो, आम जनता की सहमति प्राप्त करता था, ठीक है।
इसीलिए ये लोग क्या करवाते थे, इसलिए ये लोग राजसूय यज्ञ, आपका अश्वमेघ यज्ञ और जो आपका वाजपेयी, इन जैसे जैसे यज्ञों का आयोजन विशाल स्तर पर किया जाने लगा। ठीक है, आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जो राजा थे इनको अनुष्ठानों के माध्यम से आम लोगों की सहमति लेनी पड़ती थी। जैसे आपका राजसूय हो गया, अश्वमेघ यज्ञ हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया, इसका आयोजन ये लोग करते थे। जबकि ऋग्वेद काल में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन बहुत छोटे स्तर पर होता था। ठीक है, लेकिन जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड है, इस काल में इसका आयोजन दूसरे स्थानों पर अधिकार करने और दूसरे स्थानों पर शासक की वैधता स्थापित करने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, जो हमारे ये यज्ञ थे अश्वमेघ यज्ञ, क्यों किया जाता था, अश्वमेघ यज्ञ हो गया, या इस चीज़ को समझ लो आप। लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता था भाई, जो ये जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, जैसे अश्वमेघ यज्ञ छोटे से लेवल पर होता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया, जो इनका आयोजन था अश्वमेघ यज्ञ का, इसका क्या मोटिव हो गया था, इसका मोटिव हो गया था कि दूसरे जगह पे हम अधिकार कर रहे हैं और दूसरे स्थानों पर शासक की वैधता स्थापित करने के लिए किया जाता था। दूसरे यज्ञों द्वारा राजा के स्वरूप होने की कामना की जाती थी कि राजा की वैधता क्या है भाई, उसकी संप्रभुता, उसकी शक्ति को स्थापित करने में इन तीनों यज्ञों का आयोजन किया जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम राजसूय यज्ञ देखें तो राजसूय यज्ञ के बाद, हम सबको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, राजसूय यज्ञ के बाद राजा क्या करता था, राजा खुद को सम्राट घोषित करता था। क्या घोषित करता था, सम्राट घोषित करता था, राजा करता था राजसूय यज्ञ के बाद राजा खुद को सम्राट। और फिर बाद के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो जब नए राज्य या राजा बनते थे तब इनका महत्व भी बना रहता था। राजाओं द्वारा इनका उपयोग अपनी सत्ता को धार्मिक वैधता प्रदान करने के लिए भी हुआ। जैसे कोई भी साधन हो गया या आर्थिक उत्पादन हो गया या वितरण हो गया, इसके द्वारा राजा क्षेत्रीय एकता को प्राप्त करता था, जिससे कि जिसका स्तर था मात्र लुटेरे या केवल युद्धों से नेता से कुछ अधिक हो गया था। क्योंकि पहले ये लोग लूटपाट करते थे, ठीक है, युद्ध करते रहते थे, इससे ज़्यादा अब क्या हो गया भाई, एक क्षेत्र पे उसकी धार्मिक वैधता भी बन गई, तो यानी कि उसका क्या हुआ है, उसकी पदोन्नति हुई है, एक तरह से उसका प्रमोशन हुआ है, उसकी जो क्या बोलते हैं पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ जाती थी। ठीक है, तब भी वह एक संप्रभु संपन्न शासक नहीं था। ठीक है, उसका चुनाव होता था तथा वो अपने कबीले के प्रति उत्तरदायी था। एक दूसरे राजाओं की नियुक्ति भी नहीं कर सकता था राजा उस टाइम पे। ठीक है, एक राजा दूसरे राजा की नियुक्ति नहीं कर सकता था, एक राजा दूसरे राजा की नियुक्ति नहीं कर सकता था। फिर देखिए, एक राजा दूसरे राजा की नियुक्ति भी नहीं कर सकता था, और जो उसके कार्यों में उसकी सहायता करते थे वे स्वयं को अधिकतर संपन्न मुखिया होते थे। जैसे छोटे छोटे कबीलों के सामंत हो गए, मुखिया हो गए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस समय में क्षत्रिय वंश का स्तर अधिक ऊंचा हो गया था और इसी कारण क्षेत्रीय पहचान के सिद्धांत की स्थापना हुई। क्षेत्रीय सिद्धांत की स्थापना भी तो इसी टाइम पे हुई थी। ठीक है, इसी टाइम पे क्या हुआ था, क्षेत्रीय सिद्धांत की स्थापना हो गई थी। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय वर्ग का स्तर अधिक ऊंचा हो गया था। ठीक है, और इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो ये एरिया थे, जो क्षेत्र थे, इनका जो भौतिक आधार था, वहाँ पे राजा को शासन करने की शक्ति दी गई। अगर हम कबीलाई संघर्ष की बात करें तो कबीलों के जो आंतरिक और बाह्य संघर्ष, बाहर के संघर्ष की प्रकृति में भी काफ़ी चेंज आएंगे। अगर उनके इंटरनल इतने चेंज आ रहे हैं तो एक्सटर्नल भी चेंज आएंगे। अब जो लड़ाइयाँ थी वो पालतू पशुओं की छुटपुट लड़ाई झगड़े नहीं थे, अब भूमि पर कब्जों की
लड़ाइयाँ आ गई थी, यानी कि भूमि पर अधिपत्य स्थापित करना इन झगड़ों का मुख्य तत्व था कि अब हमें ये एरिया कैप्चर करना है। ठीक है, क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता का संबंध कबीले में बढ़ती हुई जनसंख्या से था, क्योंकि जैसे जैसे अगर भाई जनसंख्या बढ़ रही है तो उनको जमीन जायदाद भी ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से जो शासक थे वो एक दूसरे कबीले पर अटैक करने लगे थे। लोहे के हथियार और घोड़ों द्वारा चलाए जाने वाले रथों ने युद्धों के विकास कौशल को बढ़ा दिया था। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि यहाँ इस टाइम पीरियड में लोहे के हथियार और घोड़ों द्वारा चलने वाले रथ युद्धों के कौशल को बढ़ावा दिया। ठीक है, किसने बढ़ावा दिया? घोड़ों द्वारा चलने वाले रथों ने युद्धों के कौशल को बढ़ावा दिया। जैसे आप देखते हो, इसका एग्जाम्पल आपका कौन सा? महाभारत। ठीक है, जो महाभारत में कबीले के आंतरिक युद्ध को कौरव और पांडव के बीच में दिखाया गया था। महाभारत का युद्ध कैसा था? एक तरह से एक दूसरे की जमीन के लिए ही था। वैसे ही अगर हम बात करें अब पुरोहित की, इस यहाँ पे इस टाइम पीरियड में पुरोहितों का क्या रोल हो गया था? पुरोहित, जो ये पुरोहित थे, राजन्य क्षत्रिय के बढ़ते हुए महत्व ने ब्राह्मण के महत्व को भी बढ़ा दिया था। अगर राजा का क्षेत्र बढ़ रहा है, राजा का क्षेत्र का बढ़ना, इसका मतलब क्या था कि जो उसके अनुष्ठान है वो भी बढ़ रहे थे। तो यहाँ से क्या हो रहा था? ब्राह्मण का महत्व भी तो बढ़ रहा था। यहाँ से ब्राह्मण का महत्व भी बढ़ा। क्यों? जब अनुष्ठान बढ़ रहे हैं तो ब्राह्मण ही तो वो अनुष्ठान करते थे, तो इनका भी महत्व बढ़ेगा, क्योंकि वे अनुष्ठानों द्वारा राजा के पद को वैधता प्रदान करते थे। क्यों बढ़ा इनका महत्व? क्योंकि ब्राह्मण या वे अनुष्ठानों द्वारा राजा के पद वैधता प्रदान करते थे, वैलिड बना देते थे उसको। ठीक है, ऐसे अवसर पर दान दक्षिणा द्वारा धन संपत्ति को बांटा जाना था। मुख्य रूप से क्या हुआ भाई? जो क्षत्रिय यजमान द्वारा ब्राह्मण पुरोहित को देना होता था, और बड़े स्तर पर पवित्र अनुष्ठान करवाना क्या दिखाता था कि राजा अपने पद को, जो उसका पद था राजा को, उस पर बहुत सुरक्षित नहीं पाता था, बल्कि शासन करने की अपनी योग्यता और ऐसे अनुष्ठानों द्वारा क्या दिखाता था कि भाई मैं कितना सर्वशक्तिमान हूँ, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, या मैं मेरे कबीले की कैसे रक्षा कर सकता हूँ। फिर बाद के काल में हम क्या देखते हैं लेटर टाइम में कि राज्य के पुरोहित का दर्जा देवताओं के समान हो गया था। पुरोहितों का जो आपका था, अब पुरोहित खुद को क्या बताते थे, या पुरोहितों का दर्जा देवताओं के समान हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि राजा जो अपने आप को इतना वर्चस्व दिखाने के लिए दान करता था, यज्ञ करता था, अनुष्ठान करता था, तो उसमें ब्राह्मणों को दान तो देगा। दान देने से वो इतना दान देता था कि जो ब्राह्मण वर्ग था वो एक तरह से काफ़ी, मतलब मनी से लगा लो, पावर से लगा लो, हर चीज़ से लगा लो, वो काफ़ी मजबूत हो गया था। और उसने अपने आप को किस चीज़ का दर्जा देना स्टार्ट कर दिया था? देवताओं का दर्जा, कि जैसे हम देवताओं के समान हो गए हैं। ठीक है, यह समझा जाता था कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की आवश्यकता है, और इसी प्रकार राज्य पुरोहित तथा ब्राह्मण दान से प्रसन्न होता था। इस प्रकार धन संपत्ति का बंटवारा मुख्यतः शासक और पुरोहित दो उच्च वर्गों में था। ठीक है, जो आपका संपत्ति थी, जितनी भी धन संपत्ति थी, ये जो धन संपत्ति थी ये ज़्यादातर किस में रह पाई? इसी वजह से तो आपके बौद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म हुआ, क्योंकि दो वर्ग के हाथ में ज़्यादा हो गया था। फिर ब्राह्मण और भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया, तो क्षत्रियों को भी खटकने लग गया। फिर क्षत्रियों को भी ज़रूरत पड़ी
जैन और बुद्धिज्म की, ठीक है। जो दो धन संपत्ति थी उसका बंटवारा किस में हो रहा था? या तो शासक में ही हो रहा था भाई, या आपके पुरोहित में ही हो रहा था। इन दोनों ने बिल्कुल पूरा कब्जा कर लिया, दो वर्गों में हो रहा था। और राजनीतिक शक्ति क्षत्रिय के अधिकार में आ रही थी। जितनी भी राजनीतिक शक्ति थी ये तो आपके क्षत्रिय के हाथ में थी, बाकी जितनी भी शक्ति थी वो सारी पुरोहित के हाथ में जा रही थी। तो इससे समाज कैसा हो गया था? बट गया था, और भी ज़्यादा बट गया था। छुआछूत फैलने लग गया था, ठीक है। औरतों की स्थिति खराब हो गई थी। इससे आगे का हम करेंगे भाई नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम समाज की बात करेंगे, ठीक है, कि समाज कैसा था, विषया जन की घटती हुई स्थिति और क्षत्रिय की बढ़ती हुई हैसियत के बारे में पहले ही हम लोग ने पढ़ लिया है। तो समाज की रचना अब कैसी हो गई थी? असमानता पर आधारित हो गई थी, ठीक है। कैसी हो गई थी? असमानता पर आधारित हो गई थी। जैसे हम देखते हैं कि ब्राह्मण एक आपके, जैसे आपके जो ये हो गए थे आदिकालीन मनुष्य के स्रोत, जैसे आप देखते हो कि भाई कैसे प्रजा, उसके कौन थे भाई, रुको मेरे नाम याद नहीं आ रहा उनका, कौन से वो मानुष थे जिनसे ब्राह्मण उनके मुख से पैदा हुआ, ठीक है। क्षत्रिय हाथ से पैदा हुआ था, जंगा से वैश्य पैदा हुआ था, और पाँव से शूद्र उत्पन्न हुए थे, ठीक है, जिसको आदिकालीन मनुष्य का स्रोत बोलते हैं। ऐसा बोला गया है कि कैसे कैसे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जन्म के आधार पर सामाजिक स्तर कैसा था, वर्णों का श्रेणीबद्ध तरीके से गठन कैसे किया गया भाई। पहले नंबर पे वैश्य ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य शूद्र, जिसमें ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचे पद पर और शूद्र सबसे नीचे पद पर आ गए थे। संगोत्र विवाह और अनुष्ठानों में पवित्रता के नियम आ गए थे। ये हम करेंगे किसमें? नेक्स्ट लेक्चर में, गोत्र वोत्र सब चीज़ें। तो चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।